जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ने की शुरुआत की थी। उसका हम जस्ट एक रीकैप देख लेते हैं ताकि आज के क्लास से आप कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आरटीआई एक्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जहां पे आरटीआई एक्ट पारित हुआ था। फिर भारत के राज्यों में हमने देखा था कि कौन सा पहला राज्य है जहां पे इस कानून को बनाया गया। फिर समिति के बारे में हमने चर्चा की, है ना। फिर कैसे सूचना का अधिकार पारित हुआ, उसके संदर्भ में हमने प्रमुख डेट्स को देखा था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमने फर्दर प्रोसीड किया और फिर हमने देखा कि कैसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई, कौन कौन से इसके आवश्यक कारक थे जिसने सरकार को मजबूर किया कि आप आरटीआई एक्ट को पारित करें। फिर हमने एक सीआईसी के बारे में देखा, फिर एसआईसी के बारे में देखा। आरटीआई एक्ट के प्रमुख चैप्टर्स के बारे में हमने जाना, उसके सेक्शंस के बारे में हमने देखा, प्रमुख धाराओं के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर स्केड्यूल के बारे में देखा कि दो प्रकार की जो अनुसूचियाँ थी उसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ तक तो हमने एक मोटा मोटी हमने क्या किया था, एक समझ विकसित कर ली थी। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस क्रिया से उसका जो प्रोसेस है आरटीआई एक्ट को आवेदन करने की, उस प्रोसेस के बारे में हमें आज पढ़ना होगा। तो हम बहुत ही इजी वे में, सरल शब्दों में, एक कॉन्सेप्ट में, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार अपने इस कॉन्सेप्ट को, इस फ्लो चार्ट को समझ डाला तो आरटीआई झींगा लाला, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम एक फ्लो चार्ट निकालते हैं और इसकी क्रियाविधि को, इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सूचना प्राप्त करने की कार्यविधि मतलब इसका प्रोसेस क्या है ना। इसे मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके लिए बना दिया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सपोज कि आप एक क्या है, आवेदक है। किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं और आवेदन करते हैं। सरकारी ऑफिस में एक्ट के तहत दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक लोक सूचना अधिकारी होंगे और उसी ऑफिस में सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपने किसके नाम से आवेदन किया है। मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए और आपने लोक सूचना अधिकारी के नाम से आवेदन किया है, तो उसे 30 दिन में जानकारी देनी होगी। वो आपको 30 दिन में जानकारी देंगे। सपोज आपने सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर दिया तो वो अधिकारी आपको 35 दिन में जानकारी मुहैया कराएंगे। ये हो गया। अब ये आवेदन जो आपने किया है वो सामान्य जानकारी से संबंधित है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि वो जानकारी आप मांग रहे हैं वो जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है, तब क्या कंडीशन होगा? तब वही लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी आपको 48 घंटे में जानकारी देंगे। यह बाध्य है ना। यह एक्ट में ही लिखा गया है कि वो 30-35 दिन नहीं, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित होगी जानकारी तो वो 48 घंटे में देंगे। तो ये तो हुआ दूसरों, ये हुआ हमारा दूसरा कंडीशन। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ और वो कहता है कि मान लीजिए आपने जो जानकारी मांगी है उसका संबंध तीसरे पक्ष से है, थर्ड पार्टी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम धारा पढ़ रहे थे। थर्ड पार्टी का मतलब है किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी के संदर्भ में जब आप जानकारी मांगते हैं तो वो तीसरा पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी कहलाता है। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें कितने दिन में आपको जानकारी दी जाएगी? जब तीसरा कंडीशन होगा तो 40 दिन में जानकारी देंगे, लेकिन यह 40 दिन कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपने आवेदन किया,
सहायक लोक सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी को। तो वो जिस दिन उनको यह पत्र प्राप्त होगा, आपका आवेदन प्राप्त होगा, उसके 5 दिन के भीतर वो तृतीय पक्ष को नोटिस देंगे और यह बताएंगे कि भाई ये सामने वाला आवेदक आपसे संबंधित जानकारी चाह रहा है, क्या आपसे संबंधित जानकारी हम देंगे तो आपको किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है? यदि आपत्ति होगी तो आप हमें लिखित रूप में सूचना दें, या नहीं होती है तो भी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी, वो 10 दिन के भीतर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करेगा, ठीक है। इस प्रकार जो 30 दिन की क्रियाविधि होती थी वो अब 40 दिन हो जाती है। दैट मीन्स थर्ड पार्टी के संदर्भ में अब 40 दिन में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। हम एक छोटा सा आपके लिए एक रिवीजन करते हैं। देखिए, पहली जो कंडीशन है सामान्य जानकारी 30 दिन या 35 दिन में जानकारी दी जाएगी। दूसरी जो कंडीशन है वो कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जब जानकारी हो तो 48 घंटे में दिया जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी से संबंधित जब जानकारी होगी तो 40 दिन में वह जानकारी दे दी जाएगी। तो इन तीनों कंडीशन को आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ गए हैं। अब इसे एक बार आप याद कर लीजिएगा। ये तो हो गई तीनों कंडीशंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आप आवेदन करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अब हम क्या करते हैं, 360 डायमेंशन में से हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप आवेदन करते हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी, वो आपको जानकारी दे देंगे विद इन अ सफिशिएंट टाइम या फिर पीरियड। सफिशिएंट पीरियड में या सफिशिएंट टाइम में, है ना, जो बाउंडेड टाइम है उसमें आपको जानकारी दे सकते हैं। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो आपको मना कर सकते हैं कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अधिनियम के धारा 8 और धारा 9 से संबंधित है, इसलिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है ना दोस्तों कि वो 30 दिन के भीतर ही आपको जानकारी देने में विफल रहे। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन हो गई। बस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए कि अब स्थितियाँ क्या हो रही है। आपने आवेदन लगाया, या तो पहली कंडीशन है आपको जानकारी मिल गई, दूसरी कंडीशन है आपकी आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वह जानकारी ही ना दे पाए विद इन 30 डेज, है ना। तो वे 3 कंडीशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे कंडीशन को लेकर के। यदि वह जानकारी देने में विफल होते हैं तब आपके पास ब्रह्मास्त्र यूज करने का समय है, और वह क्या है, अपील करने की शक्ति, जो धारा में ऑटोमेटिक दी गई है। पहली अपील करेंगे और दूसरी अपील करते हैं। तो अब इसे भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पहली अपील आप कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको जानकारी देने में वह विफल होता है, आपको जानकारी नहीं मिलती है, तब आप उसी संगठन के जो हायर अथॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं। तो उनके पास आप अपील करेंगे 30 दिन के अंतर्गत। जिस दिन आपको पता चला कि वो 30 दिन गुजर गए जिसमें जानकारी मिलनी थी, उसमें जानकारी मिली नहीं, फिर 30 दिन के अंतर्गत आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, प्रथम अपील करेंगे। तो पहला ही MCQ यहाँ से ये बनता है कि भाई प्रथम अपील कितने दिन में किया जाता है। तो प्रथम अपील करने की जो अवधि है वह 30 दिन की अवधि है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही आपने प्रथम अपील किया तो अपील जहाँ पे आप करेंगे उनके पास टाइम होगा आपके आवेदन पर निर्णय करने का, वो भी कितने दिन का होगा, 30 दिन के अंतर्गत आपके आवेदन प्रथम अपील पर उनको क्या करना होगा, निर्णय लेना होगा। ये हो गया। अब यहाँ भी कंडीशन है वही, या तो आपको जानकारी दे देंगे या फिर आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे, है ना। मान लीजिए कि नहीं दे पाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अब दूसरी अपील करेंगे। और दूसरी अपील कहाँ होगी दोस्तों, या तो आप केंद्रीय किसी भी कार्यालय में आपने प्रथम अपील किया था, उससे संबंधित जानकारी मांग रहे हैं, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास आप अपील करेंगे, या फिर राज्य के किसी ऑफिस से आप जानकारी मांग रहे हैं तो राज्य सूचना आयोग को आप दूसरी अपील करेंगे।
अब फ्लो को बस समझते हुए चलिए, नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप देखिएगा। इससे इजी कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, मुझे तो लगता है कि ये फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि आप इस टिपिकल कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी अपील आप करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? पहली अपील कर रहे थे 30 दिन में, दूसरी अपील जब आप करेंगे तो वो 90 दिन के भीतर करेंगे। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई दूसरी अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है, तो वह 90 दिनों के भीतर की जाती है। और कहाँ की जाती है? तो केंद्रीय सूचना आयोग को करेंगे या फिर राज्य सूचना आयोग को करेंगे। एक एक बॉक्स में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों, है ना। मैं अभी बनाऊं तो इससे ही 10-12 क्वेश्चन मैं इजीली फ्रेम कर सकता हूं आपसे बात करते करते। क्यों? क्योंकि हर बॉक्स में एक फैक्ट छुपा हुआ है और इसी फैक्ट को आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रखना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं और किसी से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, अब देखिए, सूचना आयुक्त जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे या राज्य सूचना आयुक्त के निर्णय के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 30 दिन की अवधि निर्धारित है कि 90 दिन की अवधि निर्धारित है ना, या 60 दिन की। आपको ट्रैप में फंसाने के लिए दिया जा सकता है, तो आप ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इनके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त भी आपको जानकारी नहीं दे पाए, है ना। मान लीजिए समय सीमा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन भाई आप कब तक बैठे रहेंगे? हो सकता है कि 30 दिन बाद या 60 दिन बाद या 90 दिन बाद। आप अपील कहाँ करेंगे? तो आप अपील कर सकते हैं केवल हाई कोर्ट के समक्ष। जिस भी क्षेत्र में आप, जिस भी राज्य में आप आवेदन लगाते हैं, इसी राज्य के सरकारी ऑफिस में लगाते हैं तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसी राज्य में आप केंद्रीय कार्यालय में लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? उस राज्य के हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो ये हमने समझा कि कैसे कैसे प्रथम अपील कहाँ की जाती है, द्वितीय अपील कहाँ की जाती है। द्वितीय अपील में भी आपको असंतुष्ट होते हैं, संतुष्टिजनक रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप अब अपील कहाँ करेंगे? तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। चलिए, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्रियाविधि को समझा। अब दूसरी एक प्रमुख बात आती है कि इसमें दंड का प्रावधान है ना। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी यदि जानकारी नहीं दे पाता है तो क्या करता है? राज्य सूचना आयोग क्या करेगा? उनके ऊपर पेनाल्टी आरोपित करेगा, दंड आरोपित करेगा। और वो दंड की जो राशि क्या होगी? वो होगी 250 रुपये प्रतिदिन की दर से दंड का प्रावधान है। और यह राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। मतलब प्रतिदिन हो सकता है कि वो 1,000 रुपये लगा दे, है ना। 25,000 रुपये तक से अधिक नहीं हो सकती, ये उसमें दिया हुआ है। यदि सूचना देने में 30 दिन का विलंब होता है तो ये हमने तो पहले ही समझ लिया था। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हमने जो पढ़ा था, उसमें अनुसूची 2 में क्या था? उसमें कुछ ऐसे संस्थाओं के नाम दिए गए थे जिनको सूचना के अधिकार अधिनियम वहाँ पे लागू नहीं होते हैं। मतलब उस ऑफिस से आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं निकलवा सकते, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं। वहाँ से राष्ट्र से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार के डेटा की, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की लीक होने की संभावना बनी रहती है। कोई नक्सलवादी, कोई आतंकवादी या कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति उस जानकारी को निकाल सकते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन संस्थाओं को अपवाद स्वरूप रखा है कि यहाँ पे आपका आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। तो इन संस्थाओं के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 24, लगभग 24 से 25 के आसपास ये संस्थाएं हैं, है ना। तो 26 के आसपास संस्थाएं हैं, एक तो निरस्त हो चुका है, तो इनके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आरटीआई एक्ट में हाल ही में डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से संशोधन किया गया है। फर्स्ट 2019 में संशोधन किया गया है, 2 संशोधन इसमें किए जा चुके हैं।
लिख दिया जाएगा एमसीक्यू में कि वर्तमान दिनांक तक, जैसे आपका पेपर है जून में, जून 2025 तक आरटीआई एक्ट में कितने संशोधन किए गए हैं। तो केवल 2 ही संशोधन किए गए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए हम एक एक करके इन संशोधन को देखते हैं और समझते हैं कि पूर्व में क्या प्रावधान थे और संशोधन के बाद क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी कि डीपीडीपी एक्ट भी जिसे हम कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसका क्या हुआ, यदि आपने न्यूज़ में अभी देखा होगा, काफ़ी इसमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आरटीआई एक्ट 2005 के धारा 81J में संशोधन किया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया है, आरटीआई एक्ट, इस एक्ट की धारा को आपको याद रखना है, 811 का फिर जे में संशोधन किया गया है। अब मूल प्रावधान इसका क्या कहता था, हम ये समझते हैं। आरटीआई एक्ट की धारा 81J पहले व्यक्तिगत निजी जानकारी को रोकने की अनुमति देती थी, ठीक है, यदि उसके प्रकाशन से गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन होता था या उसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध था। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी डिपार्टमेंट में ये जाना कि भाई ये व्यक्ति विकलांग कोटे से भर्ती हो गया है या ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से इसने सरकारी नौकरी पा ली है या किसी भी प्रकार की फर्जी तरीके से इसने क्या है, सरकारी नौकरी पाई है, ठीक है। तो आप उससे जो निजी जानकारी है उसको निकालने के लिए जब आरटीआई एक्ट के माध्यम से जानकारी मांगते थे तो उसमें वो क्या कर सकते थे, जानकारी दे सकते थे। यह पॉसिबिलिटी थी कि जानकारी आपको दिया जा सकता था क्योंकि सार्वजनिक हित उसमें जुड़ा हुआ था, है ना। रोकने की तो उसमें अनुमति थी, लेकिन अगर सार्वजनिक हित से संबंधित है तो उसकी जानकारी को क्या किया जा सकता था, दिया जा सकता था। लेकिन अभी जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि देखिए ना, समझिए कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यानी कि हमारे व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। किसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम जब उस व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो इस एक्ट को लाने का मतलब ही क्या हुआ। तो इसीलिए आरटीआई एक्ट में बदलाव कर दिया गया और कहा गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, यह जो व्यक्तिगत जानकारी है इसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और नया प्रावधान क्या कहता है, नया प्रावधान या संशोधित प्रावधान यह बात करता है कि डीपीडीपी एक्ट 2023 के धारा 44(3) के माध्यम से आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 81J के तहत सार्वजनिक हित संरक्षण को समाप्त करता है, ठीक है, और घोषित करता है कि व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से बाहर रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सार्वजनिक हित से संबंधित थी तो आप जानकारी को क्या कर सकते थे, निकलवा सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सार्वजनिक हित संरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से बाहर रखा गया है। मतलब अब बाध्य नहीं है गवर्नमेंट कि किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट किया जाए। तो इससे उनको संरक्षण मिलता है ना दोस्तों, जो क्या फर्जी तरीके से जॉब करते हैं, है ना, फर्जी तरीके से अपनी इनकम सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो उनसे उन तक हमारी पहुंच नहीं बन पाती। तो इसके तहत क्या हो रहा है, उनको संरक्षण एक हिसाब से मिल पा रहा है। तो अभी ये विवाद की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन इस पे चल रहे हैं नेशनल न्यूज़ में या फिर टेलीविज़न में आप देखते होंगे। तो यह हमारे एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, हमें डिबेट एंड डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, हमें इनके प्रावधानों को जानना है। तो ये हमने देखा, पहला संशोधन किया गया 81J में। दूसरा हम देखते हैं 2019 में संशोधन किया गया था। 2019 में संशोधन किया गया था आरटीआई एक्ट की धारा 13 में, धारा 16 में और धारा 27 में। ये 3 धाराओं को बस याद रखिएगा कि इनमें संशोधन किया गया था 2019 में। हम देखते हैं कि 2005 में क्या प्रावधान था और 2019 में क्या संशोधन किया गया है। तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा संशोधन के बारे में।
देखिए इसमें क्या संशोधन किया गया है, हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले ये होता था कि 2005 में प्रावधान किया गया था कि जो भी सूचना आयुक्त होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त, है ना, उनका कार्यकाल क्या किया गया था, 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक निर्धारित थी। वो एक्ट में ही लिखा गया था, या तो आप 5 वर्ष तक करेंगे या 65 वर्ष की अवधि तक, जो भी होगा, किसके संदर्भ में, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन जब 2019 में संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि अब कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब वो टाइमलाइन जो डिसाइड था उसको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये वर्ड ही अब उस प्रावधान में लिख दिए गए हैं। ये तो हो गया पहली बात। देखिए दूसरा, धारा 13 में यह कहा गया था कि जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त थे ना, उनके वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें जो हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगी, और अन्य जो आयुक्त होंगे उनका अन्य सूचना आयुक्त के वेतन जो भत्ते होंगे वह चुनाव आयुक्त के जो अन्य आयुक्त होते हैं उनके समान होंगी। तो इसे भी क्या किया गया कि ये भी क्या होगा, वेतन भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वो क्या होगी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाले में फंसाया जा सकता है, तो आपको नहीं फंसना है। अब क्या है, केंद्र सरकार ही इसको निर्धारित करेगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। सेम जब आप धारा पढ़ेंगे तो धारा 16 किससे संबंधित है भाई, राज्य स्तर के जो सूचना आयुक्त है उनके बारे में है। तो वही कंडीशन यहाँ भी दी गई है। धारा 16 में क्या कहता है, जो राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यही निर्धारित की गई थी। अब संशोधन के बाद क्या किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सेम जो हमने पहले पढ़ा। फिर क्या किया जाएगा कि उनका जो वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्या थी, वो राज्य चुनाव आयोग या उनके राज्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के समान निर्धारित की गई थी। तो अब क्या किया गया, सेम वही, अब क्या करेगी, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि उनके वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्या होगी। यह कौन निर्धारित करेगा, यह केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यही प्रावधान संशोधन किया गया है। मतलब आपको अब 5 वर्ष वाला अपने माइंड से हटा देना है। ये 2005 में था, मूल प्रावधान में था, अब संशोधन में केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ऐसा शब्द को डाल दिया गया है। ये वर्ड को ना मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में वो ना बार बार रिपीट होता रहे, है ना। हो सकता है आप इरिटेट होते हो, लेकिन मेरा मकसद है, भले से आप मुझसे इरिटेट हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके माइंड उस चीज़ को क्या करे, कैप्चर करता रहे, वो बार बार आपकी माइंड में वो चीज़ें आती रहे। तो जब पढ़ने बैठेंगे ना तो वो रिकॉल होता रहेगा आपके माइंड में। दूसरा एक संशोधन हुआ था धारा 27 में। धारा 27 कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह धारा 13 और धारा 16 के बारे में ही बात करता है। तो 3 प्रकार से संशोधन हुआ। किसमें हुआ, आप इसमें नोट्स जब लिखेंगे तो लिख लीजिएगा। धारा 13 में जो हमने यहाँ देखा, फिर धारा 16 में संशोधन हुआ, और धारा 27 क्या है, धारा 13 और 16 के बारे में ही प्रावधान करता है ना। तो उससे संबंधित है एक हिसाब से, तो उसको आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आरटीआई एक्ट जो मूल प्रावधान था, फिर संशोधन वाले जो प्रावधान हैं, उन सभी को हमने क्या किया, एक एक करके बहुत अच्छे से समझा, जाना, और उसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, क्लियर किया। अब जो मेन टॉपिक थे हमारे आजीविका के, तो हमने समाप्ति कर लिए हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित जो बेसिक टॉपिक था, टॉपिक को हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट योजना अब हम खेलेंगे। तो कुछ प्रमुख योजना या कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़ करके भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में पूछे जाने की संभावना बनती है।
तो मैं क्या करता हूँ कि जो ना करेंट सिनारियो में जो अभी चल रहे हैं उसके बारे में हम कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जाकर पूछने की संभावना आजकल नहीं बनती है। अब डायनेमिक हो रहे हैं सबके सब, तो हम क्या करेंगे, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स से बने रहते हैं ना, उनके छोटे छोटे मैं टॉपिक्स के वीडियो बना बना के अब आपको अपलोड करते जाऊंगा, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप क्या करेंगे, योजना को ब्रीफ करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में अब हम योजना योजना खेलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ही सारी हैं आपके पास। तो और दूसरी एक प्रमुख बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम क्या करेंगे, अब मैं जो डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ ना, उसमें अब रिवीजन मॉड्यूल के मैं आपके लिए एडीओ के, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पर डे थोड़ा सा सिंगल लाइनर क्वेश्चन अपलोड करूँगा। बहुत इजी टाइप के होंगे जो सिंगल लाइनर होंगे, और जब हम एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक आपकी क्या होगी, थोड़ी सी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे सिंगल लाइनर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की एबिलिटी आप में डेवलप हो चुकी रहेगी, और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और बूस्टअप होगा, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम 2 लेवल में इसको धीरे धीरे चलेंगे, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो वो हर दिन आपके में यूट्यूब क्या करता है, वो सेंड कर देता है पोस्ट को। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ाम के तक तो आपके काम आएगा ही, और फ्यूचर में भी काम आएगा दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।